सुप्रभात बच्चों। आज मैं वरिष्ठ व्याख्याता पीएस राजपूत वाणिज्य संकाय से आपको कक्षा 11 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इकाई 3 इसका शीर्षक बैंक समाधान विवरण यह अध्याय 8 है और इस इकाई का आखिरी शीर्षक है। बच्चों, बैंक समाधान विवरण का थ्योरी का वीडियो आप पहले देख चुके हैं। यहाँ मैं सवाल को लेकर के, व्यवहारिक प्रश्नों को लेकर के इसका भाग 1 के माध्यम से आपको बताऊंगा कि बैंक समाधान विवरण होता क्या है, किसे कहते हैं, किन कारणों से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, बनाने के क्या नियम हैं, आदि सारी बातों पर प्रकाश डालूंगा। आप बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि बैंक समाधान विवरण एक स्तर की अकाउंटिंग आने के बाद ही ये बना पाना संभव होता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि एक स्तर का काम होता है बैंक समाधान विवरण बनाना। थोड़ा सा वही व्यक्ति इसको ठीक ढंग से कर पाता है जिसने पूरे बही खाते का अध्ययन कर लिया हो, लेखाकर्म का अध्ययन कर लिया हो, वही व्यक्ति इसको ठीक ढंग से तैयार कर सकता है। विद्यार्थियों, छात्रों, आप लोगों को सिर्फ नियमों का ध्यान रख करके, नियमों को पढ़ करके तैयार करना भी सीखें। और जैसे ही आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा तो फिर आपको बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी और आप इसको ठीक ढंग से तैयार कर पाएंगे। थोड़ी सी ये बात बताना, जो कई किताबों में अलग अलग ढंग से बैंक समाधान विवरण बनाने को तरीके बताए गए हैं। बैंक समाधान विवरण बनाने के कई तरीके हैं, कई विधियां हैं, सभी विधि सम्मत हैं। थोड़ा सा ये बात कह देना चाहता हूं कि बैंक समाधान विवरण बनाना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है। एक तरह से ये दोहरा लेखा का भाग नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए कोई बहियाँ नहीं रखी जाती हैं। इसको साधारण से कागज़ पे बना करके हम रख लेते हैं, और जब हमारा ऑडिट का काम होता है, अंकेक्षण का काम होता है, तो ऑडिटर को हमें ये दिखाना होता है। ऑडिटर को बैंक समाधान विवरण बता करके हम अंतर के समाधान से उसको संतुष्ट करते हैं। तो एक बार फिर से मैंने इस वीडियो में आपको पुराने वीडियो से लिंक करते हुए, जोड़ते हुए इसके आशय के विषय में मैंने आपको बताया है कि इसका आशय क्या है। फिर से मैंने आशय लिख दिया है। आपके थ्योरी वाले वीडियो में भी आशय इसका लिखा है। बैंक समाधान विवरण से आशय, जब रोकड़ बही का शेष, बच्चों अभी आपने 2 कॉलम वाली रोकड़ बही पढ़ी, उसमें एक रोकड़ का कॉलम होता था और एक बैंक का कॉलम होता था। तो यहाँ रोकड़ बही से मतलब बैंक वाले कॉलम और पासबुक के शेष में अंतर पाया जाता है। बच्चों, पासबुक आप समझते ही होंगे, पासबुक क्या होती है। पासबुक जो है बैंक की पुस्तकों में ग्राहक के खाते की एक कॉपी होती है, जिसे हम पासबुक के नाम से जानते हैं। बैंक क्या करती है, अपने ग्राहक के खाते की एक नकल या कॉपी पासबुक के रूप में ग्राहक को उपलब्ध कराती है, ताकि समय समय पर ग्राहक अपने द्वारा बैंक से किए गए लेन देनों का परीक्षण कर सके, देख सके, मिला कर सके। तो पासबुक का में जो एंट्रियां होती हैं और रोकड़ बही के बैंक वाले कॉलम में जो एंट्रियां होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होती हैं, लेकिन समान होती हैं। ये विशेषता होती है। यदि हमारे यहाँ डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट होगी, और हमारे यहाँ क्रेडिट है तो वहाँ डेबिट होगी, बट राशि एक ही होगी। राशि में अंतर नहीं आता है, तो शेष में भी अंतर नहीं आना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप में बच्चों ऐसा होता है कि कई लेन देन ऐसे हो जाते हैं जो हम रोकड़ बही में उनकी एंट्री कर लेते हैं, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हो पाती है। बैंक तब अपनी पुस्तकों में एंट्री करती है जब संबंधित वाउचर उसके पास पहुंच जाता है, या बैंक अपनी पुस्तकों में उसका लेखा कर लेती है, लेकिन हम रोकड़ बही में नहीं कर पाते, क्योंकि तब तक हमें जानकारी नहीं होगी, तब तक रोकड़ बही में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ बच्चों, जब भी रोकड़ बही बोला जाए तो यहाँ रोकड़ बही से तात्पर्य रोकड़ बही के बैंक वाले कॉलम से होगा। ये बात आप समझ लें। ये बात भी आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी कि रोकड़ बही का जो बैंक वाला कॉलम है और पासबुक
जो है वो एक दूसरे के विपरीत एंट्रियाँ करते हैं, लेकिन में एंट्री करने का आधार एक ही चीज़ होती है, एक ही चीज़ से करते हैं, अर्थात राशि भी समान होगी और शेष भी समान होगा। लेकिन व्यवहारिक रूप में कई बार ऐसा अंतर आ जाता है। तो इस अंतर के समाधान के लिए व्यापारी एक निश्चित तारीख को एक विवरण तैयार करता है। तो बैंक समाधान विवरण व्यापारी द्वारा तैयार किया जाता है, एक निश्चित तारीख को किया जाता है, और ये तभी तैयार किया जाता है जब रोकड़ बही का शेष और पासबुक के शेष में अंतर आ रहा होता है। इस विवरण को बैंक समाधान विवरण के नाम से जानते हैं। बैंक समाधान विवरण को दोहरा लेखा प्रणाली का अंक नहीं कहा जाता, जैसे मैंने कहा, क्योंकि इसके बनाने के लिए कोई बहियाँ नहीं होती हैं, बहियाँ नहीं रखी, साधारण कागज़ पर बना करके इसको फाइलिंग करके रख लेते हैं। ये बनाना अनिवार्य नहीं बल्कि आवश्यक होता है। बैंक समाधान विवरण बनाना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन जब अंतर आता है तो ऑडिटर को दिखाने के लिए हम इसको बनाना आवश्यक हो जाए, क्योंकि ऑडिटर उस अंतर के समाधान से संतुष्ट होना चाहता है। ये बात क्लियर हो गई आपकी। आप इसे एक सादा कागज़ पर तैयार करके फाइल में लगा लेते हैं। व्यापार के ऑडिट के समय ऑडिटर को दिखाकर अंतर के समाधान से उसे संतुष्ट किया जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको स्पष्ट कर दी। एक बार फिर से मैंने इस चीज़ को यहाँ जोड़ दिया है। सवाल करने से पहले मैं आपको याद ताज़ा कराना चाहता हूँ, ताकि आप एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से बैंक समाधान विवरण से परिचित हो जाएं। क्योंकि पहले थ्योरी वाला जब वीडियो मैंने आपको बताया था तो तब रोकड़ बही आपने नहीं सीखी थी, रोकड़ बही का सवाल आपने नहीं किया था। आप रोकड़ बही का सवाल भी हो गया है और थ्योरी भी हो गई है, तो अब आप अच्छे से समझ सकेंगे। अब मोटे तौर पर रोकड़ बही के शेष और पासबुक के शेष में अंतर के बच्चों दो कारण होते हैं। ये भी थ्योरी में आपने पढ़ा, पहले वीडियो मैंने बताया कि रोकड़ बही का शेष। यहाँ बच्चों जब भी मैं रोकड़ बही का शेष बोलूँ तो आप तुरंत रोकड़ बही के बैंक वाले कॉलम के शेष से अर्थ ग्रहण करेंगे, और पासबुक के शेष में जो अंतर होगा उसके दो कारण। एक, बे लेन देन जो रोकड़ बही में लिखे गए हैं पर पासबुक में नहीं लिखे गए हैं। कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनकी एंट्री हम कर लेते हैं, हम पोस्टिंग कर लेते हैं, पर बैंक नहीं करती, क्योंकि बैंक तब तक नहीं करती जब तक संबंधित वाउचर बैंक के पास नहीं पहुंच जाता है। तो स्वाभाविक रूप से अंतर पैदा हो जाता है। जैसे हमने किसी को चेक दिया, तो हमने चेक दिया और तुरंत उसकी पोस्टिंग अपनी बुक्स में कर लेंगे, बैंक में कर लेंगे, लेकिन बैंक तब तक अपनी पुस्तकों में नहीं करेगी जब तक ग्राहक बैंक में चेक लेकर के नहीं पहुंचेगा। तो उतने समय के लिए बच्चों वो अंतर पैदा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लेन देन होते हैं जो हमारे यहाँ घटित हो जाती हैं, तो हम अपनी बुक्स में तुरंत लिख लेते हैं, लेकिन बैंक तब तक उनकी एंट्री नहीं करेगी जब तक संबंधित वाउचर बैंक में नहीं पहुँचेगा। उतने समय के लिए हमारे यहाँ अंतर आ जाता है। बैंक अपनी जगह सही होती है, हम अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन अंतर क्यों आ रहा है? अंतर होने के और अंतर को दूर करने का मुख्य कारण होता है कि कहीं कोई त्रुटि हो रही है, कोई गलती हो गई है, तो उसको सुधार लिया जाए। बाकी लेन देन जो बैंक का समय है वो बैंक अपने समय पर करेगी और हम अपने समय पर करेंगे। दूसरा कारण है वे लेन देन जो पासबुक में लिखे हैं, अर्थात बैंक में लिखे हैं पर रोकड़ बही में नहीं लिखे हैं। जैसे मान लीजिए बैंक ने हमारी तरफ से किसी ग्राहक को सीधा पैसे का भुगतान कर दिया, या कोई ग्राहक ने हमारे खाते में सीधी पोस्टिंग कर दी, नगद पैसा जमा कर दिया, लाभांश मिल गया, ब्याज मिल गया, तो उतने समय के लिए जब तक हमें जानकारी नहीं मिलेगी दोनों में अंतर पाया जाएगा। तो बैंक समाधान विवरण बनाते समय डेबिट शेष होने पर जोड़ने वाली और घटाने वाली मदों का विवरण इस प्रकार। तो मोटे तौर पर जी हो गए इनका विस्तृत विवरण। बच्चों थ्योरी वाले वीडियो में पढ़ें। यहाँ भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को फिर से जोड़ के आपको बताया है, क्योंकि पहले ही मैं आपसे कह चुका हूँ कि बैंक समाधान विवरण थोड़ा स्तर का होता है। स्तर का हमारा ज्ञान हो जाने के बाद ही हम इसको बना पाते हैं, अन्यथा फिर केवल नियम को याद करके ही हम इसको बनाते हैं, तो इसमें इसको बनाना थोड़ा सा कठिन सा काम होता है। आप बैंक समाधान विवरण बनाते समय बच्चों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक समाधान विवरण बनाने की कई विधियां तो हैं और सभी विधि सम्मत हैं, लेकिन बैंक समाधान विवरण एक ऑडिटिंग कार्य के लिए, अंतर के समाधान के लिए प्रस्तुत करने के लिए अभिलेख होता है। कोई विशेष उसमें तकनीकी वैसी बात तो होती नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ही विधि के विषय में बताऊँगा, एक ही तरीका आपको बताऊँगा, ताकि आप सीख जाएँ, प्रश्न आपको आने लगे, आप 5 नंबर का प्रश्न आसानी से हल कर सकें। दोनों काम यहाँ पर आपको रखना है, एक आपको सीखना भी है, दूसरे आपको परीक्षा में अंक भी पूरे 5 में से 5 लाने का प्रयास करना है।
तो एक तीर से दो निशान आपके लग जाएं। इसलिए मैंने आपको एक सरल तरीके के माध्यम से, सरल विधि के माध्यम से बताया है कि इसको तैयार करने में आपको क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखना चाहिए, क्या क्या नियमों का पालन आपको करना चाहिए। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है इसमें कि बैंक समाधान विवरण बनाते समय इसमें जोड़ने घटाने की ही क्रिया करनी होती है। कुछ मदों को हम जोड़ते हैं, कुछ मदों को घटाते हैं, लेकिन जोड़ने घटाने के लिए इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो बैलेंस है वो किसका है। किसका है से मतलब रोकड़ बही का है, पासबुक का है। अब रोकड़ बही के भी बच्चों दो बैलेंस होंगे, डेबिट शेष होगा या क्रेडिट शेष होगा। पासबुक के भी दो में से कोई एक होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ डेबिट शेष होता है तो वहाँ क्रेडिट होता है, वहाँ यदि डेबिट होता है तो हमारे यहाँ क्रेडिट होता है। लेकिन जोड़ने घटाने के जो नियम देखें बच्चों, वो डेबिट के लिए समान है और क्रेडिट के लिए समान है। चाहे कोई सी भी, चाहे रोकड़ बही का शेष हो, चाहे पासबुक का शेष हो। रोकड़ बही के शेष को लेकर हम चलेंगे तो उत्तर पासबुक का आएगा, और पासबुक का लेके चलेंगे तो रोकड़ बही का आएगा। डेबिट शेष लेके चलेंगे तो क्रेडिट उत्तर आएगा, क्रेडिट शेष लेके चलेंगे तो डेबिट शेष आएगा। तो बच्चों, यहाँ चारों के नियम याद करना थोड़ा सा कठिन सा काम होता है। चारों नियम याद रखना मुश्किल काम होता है, बट ये अच्छी इसमें एक रूपता है कि जो डेबिट के समान नियम है, चाहे वो रोकड़ बही का डेबिट शेष हो, चाहे पासबुक का शेष हो। जो डेबिट में जो मदद जोड़ी जाएंगी वो वहाँ रोकड़ बही के डेबिट शेष में जो मदद यहाँ जोड़ी जाएंगी वो पासबुक के डेबिट शेष में वहाँ भी जोड़ी जाएंगी। क्रेडिट में जो जोड़ी घटाई जाएंगी वो क्रेडिट में घटाएंगी। हाँ, एक और मज़ेदार चीज़ है कि जो डेबिट में जुड़ती हैं वो क्रेडिट में घटती हैं, और जो डेबिट में घटती हैं वो डेबिट में जो घटती हैं वो क्रेडिट में जुड़ जाती हैं। तो आप एक कोई नियम याद कर लो, बैंक के डेबिट शेष के नियम याद कर लो, तो बाकी नियम अपने आप हो जाते हैं। यदि बैलेंस क्रेडिट है तो जोड़ने वाली चीज़ों को घटा देना और घटाने वाली को जोड़ देना। अभी मैं उदाहरण के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी बच्चों। इस सवाल को हल करने में सिर्फ जोड़ने घटाने का ही काम है कि किन मदों को जोड़ना है और किन मदों को घटाना है। तो यहाँ मैंने डेबिट की कंडीशन को लेकर के, क्योंकि डेबिट चाहे रोकड़ बही का शेष हो चाहे पासबुक का शेष हो, दोनों ही शेष में समान रूप से राशियाँ घटती हैं और समान रूप से राशियाँ जुड़ती हैं या घटती हैं। और यदि ये क्रेडिट शेष हो जाए तो जोड़ने वाली मदों को आप घटा देना और घटाने वाली को जोड़ देना, ऐसा आपको करना है। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी इस सवाल में। तो जोड़ने वाली मदों को देखो मैंने लिखा है बच्चों, चेक जारी पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं। जब हम किसी को भुगतान में चेक देते हैं और बैंक में लेकर नहीं पहुंचेगा तो डेबिट की कंडीशन में ये हमेशा प्लस होगा। बैंक द्वारा दिया गया ब्याज जुड़ेगा। ग्राहक द्वारा बैंक में हमें सीधा जमा कर दिया, हमें सूचना नहीं है, ये भी जुड़ेगा। बैंक हमारे लिए लाभांश व ब्याज का संग्रह करती है तो वो भी जुड़ेगा। ये चार मदें देख लीजिए, ये ही अधिकतर सवालों में आपको मिलेंगी और इनके ही कारण बच्चों अंतर आता है। ऐसी ही मदें ऐसी होते हैं, ऐसे ही लेन देन ऐसे होते हैं जो हमेशा अंतर पैदा करते हैं, और व्यवहारिक रूप से ये समस्याएं हमेशा बैंक और ग्राहक के बीच में बनी रहती हैं, इसलिए इनको जोड़ा जाता है। तो जब डेबिट कंडीशन होगा तो बच्चों ये चार मदें जोड़ी जाएंगी, और यदि क्रेडिट होगा तो फिर ये घटाने वाली हो जाएंगी। हाँ, ये मज़ेदार इसमें चीज़ पहले भी क्लियर हो गई है कि चाहे रोकड़ बही का डेबिट शेष हो या बैंक की पासबुक का डेबिट शेष हो, दोनों ही कंडीशन में ये मदें जोड़ी जाएंगी। ये अच्छी चीज़ है, एक रूपता है इसमें, तो इसको समझने में सरलता होती है। अब घटाने वाली मदद देखो, जमा चेक पर संग्रहित नहीं, हमने चेक जमा कर दिया है पर उसका संग्रह नहीं हो पाया, घटेगा। बैंक द्वारा लगाया गया व्यय, कमीशन, खर्च, कोई भी खर्च बैंक लगाएगी जो हमेशा घटेगा। बैंक सीधा भुगतान करेगी, हमेशा घटेगा। बैंक में जमा चेक, विपत्र, हुंडी आदि का अनादरण हो गया तो वो भी बच्चों घटेंगे। और रोकड़ पुस्तक में कोई डेबिट किए गए चेक आदि जो बैंक भेजना ही भूल गए वो भी बच्चों घटाए जाएंगे। और बैंक द्वारा ग्राहक के देय विपत्र का भुगतान यदि बैंक ने कर दिया है, सीधा भुगतान कर दिया है तो वो भी घटेंगे। तो ये 6 मदें हमेशा डेबिट की कंडीशन में घटती हैं। और यदि अभी क्रेडिट है तो बच्चों को विपरीत क्रम में पढ़ लीजिए, घटाने वाले को जोड़ देना और जोड़ने वाली को आप घटा देना, उत्तर आ जाएगा। यहाँ ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती नहीं है कि कौन सा शेष दिया गया है, तो यहाँ सिर्फ आपको जोड़ने घटाने का ही काम करना है।
ये मदें आप कितनी 4, 6, 10 मदें हैं। अधिकतर सवालों में 10 मदें ही आपको घुमा फिरा करके पूछी जाएंगी। ये 10 मदों को आप ठीक ढंग से पढ़ लें, समझ लें और फिर आप आसानी से जुड़ लें। वैसे कोई डेबिट क्रेडिट आपको करना नहीं है, वैसे और कोई नियम है नहीं इसके, सिर्फ जोड़ने घटाने का ये काम है। तो अब मैंने यहाँ प्रश्न लिया है, प्रश्न क्रमांक 1 है आपकी किताब का ही 31 दिसंबर 16 को किशोर की रोकड़ बही के बैंक स्तंभ है। बच्चों, बैंक समाधान विवरण बनाते समय सबसे पहले यही देखना है कि शेष कौन सा है, किस बुक का है और कौन सा है, किस बुक का है और कौन सा है। रोकड़ बही का है और बैंक स्तंभ का है डेबिट शेष है, अर्थात जो अभी मैंने जोड़ने वाले नियम बताए हैं और घटाने वाले वो इस पर लागू होंगे। पासबुक का डेबिट शेष होता है तो भी वही की वही बात होती है। हाँ, ये बात याद रखना है। अब रोकड़ बही का अधिविकर्ष मतलब क्रेडिट शेष होता है और बैंक का पासबुक का अधिविकर्ष मतलब डेबिट शेष होता है। ये अंतर पाए गए तो यहाँ सवाल हल करते समय बच्चों ये ही आधार होगा आपको। जो आपका 8,000 रुपये दिख रहा है ना, ये 8,000 रुपये ही आधार मानते। इस 8,000 में ही हमें जो अभी मैंने नियम बताए वो राशियाँ यदि इसमें हैं तो जुड़ेंगी और जो राशियाँ हैं तो घटने वाली घटेंगी। आधार आपका ये रहेगा, इसको लेकर के हम चलेंगे, चाहे वो पासबुक का शेष हो या रोकड़। चलिए क्या दिया है यहाँ समझ लेते हैं। 5,000 रुपये का चेक रमन को दिया गया, बैंक में अभी तक भुगतान के लिए नहीं ले गया। इसको बोलेंगे बच्चों चेक जारी पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, जुड़ेगा। तो पहले ही सवाल हल करने से पहले हम पेंसिल से प्लस माइनस कर लेते हैं कि कौन सी राशि हमें जोड़ना है और कौन सी राशि घटाना है। तो सिंपल तरीके से पहले हम जोड़ने वाली राशियों को 8,000 में जोड़ देंगे और घटाने वाली राशियों को जोड़ करके घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा आपको। इतना सा काम इसमें होता है। तो पहले हम नियम के अनुसार देखें कि डेबिट कंडीशन में यदि हम किसी ग्राहक को कोई चेक देते हैं और वो आज की तारीख तक भुगतान हेतु नहीं पहुँचा है तो वो हमेशा जोड़ा जाएगा। क्लियर। बैंक में 7,000 रुपये 7,500 के 3 चेक जमा होने भेजे थे लेकिन अभी तक जमा नहीं हुए। चेक जमा पर संग्रहित नहीं, घटेगा बच्चों, इसको घटाया जाएगा। तो ये घटाने वाली मद में आ गया। तो पहले हम पहचान लेते हैं किसको जोड़ना है और किसको घटाना है। जोड़ना घटाना किस में, जो ऊपर शेष दिया है 8,000 रुपये, उसमें जोड़ना और घटाना है। कैसे जोड़ते घटाते वो भी आगे सवाल से आपको। अभी अगला देखें, बैंक ने 200 रुपये ब्याज दिया है, जो रोकड़ बही में नहीं लिखा है, दिया है तो जुड़ेगा। ये ध्यान रखना है बच्चों, बैंक ब्याज हमसे लेती भी है और देती है तो मतलब डेबिट में जुड़ता है और लेती है तो हमेशा घटता है, तो जुड़ेगा जी। बैंक में कोई भी होंगे, किसी भी तरह के खर्चे होंगे, हमेशा डेबिट की कंडीशन में घटते हैं। और 4 ही मद हैं बच्चों, 2 जोड़ने की हैं जिसमें से 2 घटाने की हैं। उपरोक्त से 31 दिसंबर 2016 के बैंक समाधान विवरण बनाइए और पासबुक का शेष अपने को बताना है। जब रोकड़ बही का शेष हमारे सामने है तो उत्तर काय का आएगा बच्चों, पासबुक का आएगा। अब असली चीज़ पर अपन यहाँ आ जाते हैं। सारे नियम आपको एक बार फिर से दोहरा दिए, थ्योरी की वीडियो में मैंने ये सारे नियम बताए थे। आप इनको अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इस अध्याय का केंद्र बिंदु है। जो कुछ आज मैंने जितना सब कुछ बताया गया है इसमें से 100% और 100% कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, या तो सवाल आता है या इन अंतर के कारण पूछे ही जाते हैं। बाकी इस अध्याय में जो दिया वो एक तरफ, और जो आज मैंने जो आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ ये एक तरफ होता है। अब देखिए असली उत्तर यहाँ से शुरू होता है। अभी तक तो इससे जुड़ी हुई सारी सप्लीमेंट्री की कहानी थी, इस सबको बताने के लिए। तो बच्चों मैंने तो ये सरल विधि ली है, किताबों में कई तरह से दी है। आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसमें भी 2 तरह से बनाना बताया गया है, दूसरी किताबों में दूसरे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने ढंग से बताते हैं। आपको जो समझ में आ जाए वैसा करना है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा सरल लगता है, बच्चों को समझाना सरल रहता है। देख लीजिए, सबसे पहले उसमें सही शीर्षक में आप लिखेंगे बैंक समाधान विवरण, ऊपर ये लिखा गया। उसके नीचे जिस तारीख को बनाना है वो लिखना है, ये बीचों बीच हो गया। इसके लिए कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता क्योंकि बहिए नहीं है, ये साधारण कागज़ पर बनाना है तो 3 कॉलम बनाना है, एक विवरण, रकम, रकम। ये वाली रकम का कॉलम जोड़ने घटाने के लिए और ये शुद्ध रकम के लिए। ठीक है। तो जिस बही का शेष दिया है, सबसे पहले हर बैंक समाधान विवरण बनाते समय जिस बही का शेष दिया है वो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे।
रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष दिया है बच्चों आपका ये 8,000 लिख दिया। अब इस 8,000 में अभी मैंने जो बताया है कि इसमें 2 मदें जुड़ने वाली हैं संयोग से और 2 घटने वाली हैं, तो पहले मैंने जोड़ने वाली मदों को लिख दिया। इस प्रश्न को आप ठीक ढंग से पढ़ लीजिए, 4 मदें आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी बच्चों, और प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि ये मद जुड़ने वाली है कि कटने वाली है। तो चेक जारी और भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ है 5,000 का एक, जो किसको दिया है अपन ने, पीछे देखते हैं लौट के, देखें किसको दिया है, रमन को दिया है, ये जुड़ेगा। ये 7,500 वाला तो घटेगा चेक जमा पर संग्रहित नहीं में, और जो ब्याज मिला है वो जुड़ेगा और व्यय घटेगा, 2 जोड़ेंगे और 2 मदें घटाएंगे। बैंक द्वारा दिया गया ब्याज जो रोकड़ बही में नहीं लिखा है तो दोनों राशियाँ मैंने यहाँ पहले जोड़ने वाली लिख ली, दोनों को जोड़ा और जोड़ लगाकर यहाँ लिख दिया और इसमें जोड़ दिया, तो 8 और 5 13,200 हो गए। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई बच्चों। 4 मदें जुड़ने वाली हैं और 6 मदें घटा, कौन सी कंडीशन में, डेबिट की कंडीशन। अब घटाने वाली मदें को, चेक जमा पर संग्रहित नहीं 7,500, बैंक द्वारा लगाया गया वह जो रोकड़ बही 100 रुपये, 7,600 हो गया, दोनों को जोड़ लिया, जोड़ करके इसमें से घटा दिया तो कितना आ गया आपका 5,600, ये इसका उत्तर आ गया। जहाँ रोकड़ बही का डेबिट शेष है तो उत्तर हमेशा पासबुक का आएगा, और डेबिट है तो ये क्रेडिट आएगा और ये क्रेडिट है तो डेबिट आता है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है डेबिट शेष होने पर उत्तर भी डेबिट शेष हो जाएगा, वो कब आता बच्चों, जैसे यहाँ 14,000 हो जाता, घटने वाली मद यदि 14,000 होती तो ये 800 रुपये डेबिट शेष होता पासबुक के अनुसार, ये ध्यान रखना है। घटने वाली मद कितनी ज़्यादा हो जाए तो फिर शेष हमेशा पॉजिटिव ही हो जाता है। तो ये पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष 5,700 हो गया। ये सवाल हो गया आपका बच्चों बैंक समाधान विवरण का। ऐसे ही सारे सवाल हैं, जोड़ने घटाने का ही काम आपको करना है। अब देखिए बच्चों, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था, शुरू में आपको बताया था कि रोकड़ बही के शेष और पासबुक के शेष में जो समानता है वो जो है कि चाहे वो रोकड़ बही का डेबिट शेष हो या पासबुक का शेष, समान राशियाँ जुड़ती हैं और समान राशियाँ घटती हैं। और दूसरी मज़ेदार चीज़ है कि जो डेबिट में जुड़ती है वो क्रेडिट में घट जाती है। अब मैं इस सवाल को यदि मान लीजिए पासबुक के शेष के अनुसार हल करता हूँ, मान लो प्रश्न में पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष दिया है 5,600, तो इसमें बच्चों मैं क्या करूँगा, 5,600 में ये जोड़ूंगा, तो 7,600 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 13,200 हो जाएगा, और इसमें से ये दोनों को घटाऊंगा तो उत्तर जो मेरा आएगा रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष आ जाएगा। प्रश्न को इधर से भी हल करना है, इधर से भी हल करना सीखना है आपको है। तो डेबिट में ये दोनों जुड़ रही हैं और ये दोनों घट रही हैं, और यदि ये पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष होता है या रोकड़ बही के अनुसार भी क्रेडिट शेष होता है तो भी बच्चों ये दोनों मदें जुड़ती और ये दोनों मदें घटती और उत्तर ये आ जाता। ये इसमें मज़ेदार चीज़ है, तो इसको सवाल को हल करना थोड़ा सा सरल हो जाता है। किताब में तो चार्ट के माध्यम से बताया है कि ये डेबिट में जुड़ेगी और क्रेडिट में घटेगी, ऐसा अलग अलग करके दिखाया है, लेकिन आप एक नज़र से देखें तो डेबिट की कंडीशन में चाहे वो रोकड़ बही का शेष हो या पासबुक का शेष हो, समान राशियाँ जुड़ती हैं, समान राशियाँ घटती हैं, और जो डेबिट में जुड़ती हैं वो क्रेडिट में घटती हैं, और जो डेबिट में घटती हैं वो क्रेडिट में जुड़ जाती हैं। इसी को बच्चों बैंक समाधान। तो हमारा रोकड़ बही का शेष कह रहा होगा कि रोकड़ बही में हमारा शेष 8,000 आ रहा है, लेकिन पासबुक में शेष कितना आ रहा है बच्चों 5,600, क्यों, जबकि दोनों रोकड़ बही का शेष और पासबुक का शेष हमेशा बराबर होने चाहिए। लेकिन कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो व्यापारी के यहाँ घटित हो जाते हैं लेकिन वो बैंक में नहीं हो पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बैंक में घटित हो जाते हैं लेकिन व्यापारी के यहाँ नहीं होते हैं, तो इनके कारण अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो इस समाधान विवरण बनाने के बाद हम संतुष्ट हो गए कि बैंक अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही है, और ऑडिटर को इसी से मतलब होता है कि भाई ये अंतर क्यों आ रहा है। ये ही एक ऐसी बही होती है कि जिसमें हमेशा दोनों का अंतर समान आता है, और यदि अंतर समान नहीं आ रहा है तो क्या कारण है, उन कारणों को ढूंढना ही, इसी को बैंक समाधान विवरण के नाम से जानते हैं। तो बच्चों एक सवाल को बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए, हमें यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि कौन सी राशि जोड़ना है और कौन सी राशि, बस जोड़ने घटाने का ही काम है इसमें।
हाँ, कई बार प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा करने के हिसाब से उन्होंने कभी 4 चेक जारी किए जिसमें से 3 पहुँचे, 1 नहीं पहुँचा। जो नहीं पहुँचा वो अंतर पैदा करेगा, तो उसको राशि को लिखना है। 4 जमा किए जिसमें से 1 जमा हुआ, 3 नहीं हुए। जो नहीं हुए वो हमेशा अंतर पैदा करेंगे। तो वो एक साधारण सा काम होता है, थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है। ऐसे कई उदाहरण दिए हैं आपकी किताब में कि उनका ए को, बी को, सी को, डी को इतने चेक दिए गए, इसमें से ए और बी लेकर ही पहुंचा और सी और डी नहीं पहुंचा। जो नहीं पहुंचा वो अंतर पैदा करेगा, इसके कारण ही अंतर आएगा। तो इस तरह से ये आपकी किताब का पहला प्रश्न हल हो गया है, जो बताता है कि बैंक समाधान विवरण कैसे तैयार किया जाता है। तो अब आप एक काम करें कि जो नियम है, नियमों का एक शीट पर चार्ट बना लें। चार्ट को एक कॉपी आप जहां आप पढ़ते हैं वहां पर चिपका लें, वहां लगा लें, ताकि आप बार बार बैठेंगे उठेंगे तो आपको नियम अपने आप याद हो जाएंगे। और जब सवाल हल करें तो उस चार्ट को अपने सामने रखें और हल करते समय नियमों को पढ़ के बार बार इसका अभ्यास करें, तो बैंक समाधान विवरण बनाना आप आसानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों, जो वीडियो के प्रारंभ में जो चीज़ थोड़ी सी स्तर की लग रही थी, वो वीडियो के ख़त्म होते होते वो बड़े सरल हो गई, सरल रूप में आ गई है। यही विधि अच्छी है बच्चों, मुझे तो यही विधि अच्छी लगती है। बाकी लोग अपनी किताब में भी प्लस आइटम, माइनस आइटम, धनात्मक मदें, ऋणात्मक मदें, उसमें बड़ा भ्रम सा पैदा होता है कि किसको प्लस में लिखें और किसको माइनस में लिखें, कौन सी राशि प्लस तरफ आएगी, कौन सी। ये साधारण सा काम होता है। पहले जोड़ने वाली मदों को अलग कर लें और घटाने वाली मदों को अलग कर लें। जोड़ने वालों को जोड़ दें और घटाने वालों को घटा दें। शेष कोई सी भी बुक्स का दिया हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छी विधि है, अच्छे ढंग से इसको हल कर सकते हैं। परंपरागत ढंग से इसी तरह से बैंक समाधान विवरण बनाते चले आ रहे हैं। कोई ऐसा नियम तो है नहीं, परीक्षा में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता कि इस ढंग से इसको हल करें। और इस तरह से ये आपका सवाल पूरा हो जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगला वीडियो भी मैं आपको बैंक समाधान विवरण का लेकर ही आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि आपने नवांकुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नवांकुर डिजी लेसन को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। सभी वीडियो आपको डिजी लेसन के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप उनको बार बार सुनें और उनको कॉपी पर भी नोट कर लें। ये बात भी आप ध्यान रखें, क्योंकि हमेशा मोबाइल आपके साथ नहीं होता है। मोबाइल से उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती जितनी अच्छी आपके कॉपी में लिखी हुई है। किताबें होना भी ज़रूरी है, कॉपियों में लिखा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा लिखित होती है, डिजिटल नहीं है अभी समय ऐसा। अभी तात्कालिक रूप से भले बच्चों आपसे टेस्ट डिजिटल रूप में लिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी वास्तविक परीक्षा लिखित में ही होगी और लिखित से ही आपको अभ्यास पड़ता है। घर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।